हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो के बीच में डिफरेंसेस को, यानी इन दोनों प्रकार के एम्ब्रियो का हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड को, यानी बीज को। क्लियर? तो यहां पे उसी से रिलेटेड, यानी सीड से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एंजियोस्पर्म का मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं। तो वही है कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो अंतिम उत्पाद होता है, वो क्या होता है? सीड होता है, यानी बीज होता है। क्लियर? अब देखिए ये बीज बनते कैसे हैं। जब एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी द्विनिषेचन होता है, तो उससे जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और इनसे फिर से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनते हैं, और यही संरचनाएं सम्मिलित रूप से बीज का निर्माण करती हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं वास्तव में किसके अंदर होती हैं? ओव्यूल के अंदर, यानी बीजांड के अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है, यानी कि एक निषेचित जो बीजांड है, वही बीज का निर्माण करता है। यानी कि टोटल ओव्यूल किसमें परिवर्तित हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सीड में। क्लियर? तो अगला पॉइंट वही कह रहा है कि सीड को प्रायः फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यानी निषेचित बीजांड भी कहा जा सकता है, जो फ्रूट के अंदर निर्मित होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? बीज फ्रूट के अंदर धंसे हुए होते हैं, यानी फल के अंदर धंसे हुए होते हैं। और फल क्या है, कैसी है संरचना इसकी, कैसे निर्मित होते हैं, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये यानी कि फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है, वही टोटल ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के पश्चात किसमें परिवर्तित हो जाता है? इसमें, सीड में। तो ये पॉइंट वही बताता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि सीड में, यानी एक बीज में कौन कौन से भाग होते हैं, उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहला होता है बीज आवरण, यानी सीड कोट। बीज के ऊपर जो एक कठोर आवरण होता है उसका, वो होता है सीड कोट। उसके अंदर क्या होता है? कॉटिलीडन, एक या दो बीज पत्र होते हैं, तथा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी भ्रूण अक्ष होता है। ये तीनों संरचनाएं प्रायः एक बीज में उपस्थित होती हैं, यानी एक बीज की ये तीनों संरचनाएं मुख्य भाग हैं। क्लियर? अब देखिए क्या है कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें इन तीनों संरचनाओं के साथ साथ कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म भी बच जाते हैं, यानी भ्रूण कोश भी बच जाते हैं कुछ मात्रा में। देखिए एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उसी का पोषण करना। तो वास्तव में क्या है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो ये एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खपत हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें अंतिम में, यानी कि बीज के बनने के बावजूद भी, बीज परिपक्व होने के बाद भी कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म बचे रह जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सीड कोट, कॉटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ एंडोस्पर्म की भी कुछ मात्रा रह जाती है कुछ बीज में। ठीक? और आगे जो है इसी के आधार पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि इसी शेष एंडोस्पर्म के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ध्यान से समझिएगा, इसी शेष बचे हुए एंडोस्पर्म, किसमें बचे हुए? सीड में। सीड में इसी शेष बचे हुए एंडोस्पर्म की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज यानी सीड दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड। क्लियर? अब ये क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है नॉन एल्बुमिनस सीड, यानी गैर एल्बुमिनस बीज कह सकते हैं, या इसी को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। क्या होता है कि सीधा सा है कि सीड वह बीज जिसमें एंडोस्पर्म शेष नहीं रहता है। यानी कि समझिए कि ऐसे बीज जिनके परिपक्व होते होते उनके एम्ब्रियो द्वारा टोटल एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है, यानी कि टोटल एंडोस्पर्म उसमें कंज्यूम हो जाता है, यानी खपत हो जाता है। ऐसे ही बीज को क्या कहते हैं? नॉन एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म उसमें नहीं बच जाता है। क्लियर? अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है।
जो मैक्सिमम डाइकॉट सीड है, यानी अधिकांश जो द्विबीजपत्री बीज हैं वो इसके उदाहरण है नॉन एल्बुमिनस सीड के, यानी गैर एल्बुमिनस बीज के। क्लियर? तो यहां पे कुछ डाइकॉट सीड का नाम लिख दिया गया है, जैसे एक है पी यानी मटर, ग्राउंड नट है, ये सब है। ठीक, मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, डाइकॉट जो सीड है वो इसके उदाहरण है। अगला है एल्बुमिनस सीड, या इसी को एंडोस्पर्मिक बीज भी कहते हैं। एंडोस्पर्मिक बीज का मतलब जिसमें एंडोस्पर्म हो, शेष कुछ बचा हो, तो वही है कि सीड ऐसा बीज जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ भाग शेष रह जाता है। अब इसको समझिए कि जब परिपक्व हो रहा होता है एम्ब्रियो और सीड का निर्माण हो रहा होता है, तो अंतिम में जब सीड परिपक्व हो चुका होता है उस समय तक टोटल एंडोस्पर्म खपत नहीं हुआ होता है, कंज्यूम नहीं हुआ होता है, उसका कुछ भाग शेष बच गया होता है। तो ऐसे ही बीज जिसमें एंडोस्पर्म का कुछ भाग शेष बच गया हो अंतिम समय तक, यानी परिपक्व बीज बनने तक, उसी बीज को कहते हैं एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ। क्लियर? अब ये इसका उदाहरण क्या है, जो मैक्सिमम मोनोकॉट सीड है, जो अधिकांश एक बीजपत्री जो बीज हैं वो इसके उदाहरण है एल्बुमिनस सीड के। और उसमें से यहाँ पे जो मोनोकॉट बीज है लिखा गया मेज, व्हीट, ये सारे होते हैं। क्लियर? अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को, नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड को, आप इन दोनों फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। इन दोनों फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। यहां पे एक नॉन एल्बुमिनस सीड का डायग्राम बनाया गया है और यहां पे एक एल्बुमिनस सीड का डायग्राम बनाया गया है। इन दोनों में उदाहरण लिए गए हैं इसके, इसमें नॉन एल्बुमिनस सीड में पी लिया गया है और एल्बुमिनस सीड में मेज को लिया गया है, यानी मटर और मक्के को लिया गया है। तो ये क्या है वास्तव में, ये क्या है, ये पी है और ये जो डायग्राम बना हुआ है ये एल्बुमिनस सीड में, ये वास्तव में किसका लिया गया है, मेज का। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां जो पी है वो क्या है, डाइकॉट सीड है, और यहां जो मेज है वो मोनोकॉट सीड है। तो शुरू में यही बताया गया है इन दोनों के एक्सप्लेनेशन में कि जो मैक्सिमम डाइकॉट सीड है वो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं और जो मैक्सिमम मोनोकॉट सीड है वो एल्बुमिनस सीड होते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या है, पहले नॉन एल्बुमिनस सीड का डायग्राम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि एक उसका मटर का डायग्राम बनाया गया जिसमें ऐसा उसके कॉटिलीडन, दोनों कॉटिलीडन को ऐसे खोला गया है कि उनका जो छिलका है, बीज का छिलका यानी कि सीड कोट, वो उसी में चिपका रहे। उसको धीरे से काट करके ऐसे खोला गया है कि उनका जो सीड कोट है उसी में चिपका है, यानी कि वो हटाया नहीं गया है। तो यानी कि ये बाहरी जो आवरण है ना, ये दोनों जो गोल गोल संरचनाएं दिख रही हैं, इसके बाहरी जो आवरण है वो क्या है, सीड कोट है, यानी बीज आवरण है। और ये दोनों जो गोल गोल संरचनाएं हैं ये दोनों क्या है, कॉटिलीडन्स हैं, यानी बीज पत्र है। क्लियर? और ये जो बीच में छोटी सी संरचना दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें प्लीम्यूल, रेडिकल, ये सब संरचनाएं होती हैं। इन सारी संरचनाओं को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब डाइकॉट एम्ब्रियो को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है वहां पर भी कर चुके हैं। बस यहाँ पे एक सीड कोट एक्स्ट्रा संरचना आके सम्मिलित हो गई है, बाकी सब संरचनाएं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसमें, एम्ब्रियो के समय। क्लियर? यहां पे देखिए, यहां पे कहीं भी एंडोस्पर्म नहीं लिखा गया है, यानी कि एंडोस्पर्म इसमें क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए ये नॉन एल्बुमिनस सीड है, जो कि जिसका एक उदाहरण है पी, या कह सकते हैं मैक्सिमम डाइकॉट सीड। क्लियर? अब क्या है कि ये जो दोनों कॉटिलीडन्स इसके होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मांसल होते हैं। ये दोनों के दोनों जो कॉटिलीडन है ये मांसल होते हैं। और मांसल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टोर होता है, संचित होता है। और अंकुरण के समय जब ये सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय जो एम्ब्रियो है उसका शुरुआती पोषण जो होता है ना, वो यही दोनों जो कॉटिलीडन है वो अपने संचित भोजन के द्वारा करते हैं। ठीक? अब आते हैं दूसरी तरफ, इधर जो क्या की है, एल्बुमिनस सीड। इसमें देखिए क्या है, एल्बुमिनस सीड में इसमें मेज का यानी मक्का का एक बीज लिया गया है जिसका एलएस ऐसे काटा गया है। अब क्या है कि सबसे बाहर की ओर इसका क्या है, सीड कोट है। और क्योंकि मक्के के बीज में सीड कोट और पेरिकार्प यानी फल भित्ति दोनों क्या होते हैं, फ्यूज हो गए होते हैं आपस में, इसीलिए यहां लिखा गया सीड कोट और पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है, जब हम लोग फ्रूट को डिस्कस करेंगे तो वहां समझ में आएगा।
तो सीड कोट और पेरिकार्प ये है बाहर का जो पतला सा आवरण है। उसके अंदर देखिए क्या है, उसके अंदर ये जो पूरा का पूरा सीड है ना मेज का, वो दो भागों में बटा होता है। जो नीचे की तरफ का छोटा सा भाग है ना, वही वास्तव में एम्ब्रियो वाला भाग होता है। भ्रूण वाला भाग वही छोटा सा हिस्सा होता है नीचे वाला। बाकी बड़ा सा हिस्सा जो ऊपर वाला है ना, ये पूरा हिस्सा क्या होता है वास्तव में, एंडोस्पर्म होता है, यानी कि भ्रूण पोष होता है, जो कि उसमें बचा रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे एल्बुमिनस सीड लिखा गया है। एल्बुमिनस सीड कहते ही उसे जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। तो अब क्या है देखिए कि इसके सीड कोट के अंदर आए तो ये जो एंडोस्पर्म है ना, इसमें भी दो लेयर होते हैं। तो एंडोस्पर्म का जो बाहरी लेयर होता है, ये बाहरी लेयर वो प्रोटीन लेयर होता है और उसको कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। उसको कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। क्लियर? और ये एल्यूरॉन लेयर क्या होता है वास्तव में, ये प्रोटीन लेयर होता है। प्रोटीन लेयर होता है जो कि बाहरी आवरण है इसका एंडोस्पर्म का। और अंदर का ये जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो बड़ा हिस्सा है ये होता है स्टार्च, इसीलिए ये होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। ठीक, अब देखिए यहां पे एंडोस्पर्म उपस्थित है ना इस सीड में, इसीलिए एंडोस्पर्म शेष बचा हुआ है, इसीलिए इसको एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। अब क्या होता है समझिए, ये जो एम्ब्रियो है ना, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी मोनोकॉट के एम्ब्रियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहां समझ लीजिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये बड़ा सा इसके शील्ड शेप है, शील्ड जैसी संरचना है। वो क्या है, स्क्यूटिलम है। स्क्यूटिलम वास्तव में क्या है, मोनोकॉट का कॉटिलीडन है, स्क्यूटिलम उसको कहते हैं। और ये छोटा सा ये हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसमें प्लीम्यूल, रेडिकल, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल और उसके साथ कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये सारी संरचनाएं होंगी, उसको यहां नहीं डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, स्क्यूटिलम की का काम समझिए। अब जब यहां पर तो देखिए, यहां पर जो डाइकॉट है ना, डाइकॉट सीड, उसमें तो दोनों कॉटिलीडन मांसल थे। तो इस एम्ब्रियो का तब पोषण कर रहे थे, तब पोषण उसको दे रहे थे जब उसको उसकी आवश्यकता थी, यानी जर्मिनेशन के समय। लेकिन यहां पे स्क्यूटिलम में क्या होता है, ये स्क्यूटिलम पेपर की तरह, कागज की तरह पतला होता है और इसमें कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी यही डिस्कस किए थे। तो जब कोई फूड इसमें संचित होता ही नहीं है, कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं संचित होता है, तो वास्तव में इसका काम क्या होता है वो समझिए। इसका काम ये होता है कि ये जो एंडोस्पर्म है ना, इस एंडोस्पर्म से पोषक तत्व ये लेता है, यानी एब्जॉर्ब करता है ये स्क्यूटिलम, और इस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करके वहां से ये ट्रांसफर करता है इस एम्ब्रियो में, है ना। तो सीधा सा कह सकते हैं कि जो स्क्यूटिलम है, मोनोकॉट के एम्ब्रियो का जो हिस्सा है स्क्यूटिलम, वो उसके बीज के अंदर उपस्थित होकर के एम्ब्रियो का आवश्यक समय पर पोषण तो नहीं करता है, बल्कि करता क्या है कि वो उसी से सटे हुए एंडोस्पर्म से पोषक तत्वों को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रांसफर करता है एम्ब्रियो में। ठीक, इस तरह से वो एम्ब्रियो का पोषण करता है जब उस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है एम्ब्रियो को, तब। क्लियर? तो ये यहां पे आप लोगों को स्क्यूटिलम का काम भी अभी कंफर्म हो गया होगा कि स्क्यूटिलम पेपर थिन की तरह वहां पड़ा रहता है। तो आखिर में करता क्या है वो, यहां तो मान लीजिए समझ में आ रहा है कि ये मांसल है तो उसका पोषण निश्चित समय पे कर रहा है जब उसको आवश्यकता है, कब, जर्मिनेशन के समय। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, तो यहां पे एब्जॉर्ब करेगा एंडोस्पर्म से फूड मटेरियल को और उसको ट्रांसफर करता है एम्ब्रियो में। ये काम है स्क्यूटिलम का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पेरिस्पर्म, हिंदी हो जाएगा परिभ्रूण कोश। अब पेरिस्पर्म क्या होता है वो समझिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें न्यूसेलस की कुछ मात्रा बच जाती है, यानी न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती है ना, जो कहां है, ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियो सैक के बाहर जो चारों तरफ फैली हुई कोशिकाएं हैं, वो क्या है, न्यूसेलस हैं, यानी बीजांडकाय। तो उनकी भी कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं कभी कभार कुछ बीजों में या कुछ सीड्स में। उन्हीं बचे हुए न्यूसेलस को ही पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो यही यहां लिखा गया कि कुछ सीड्स में उपस्थित शेष न्यूसेलस को ही क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म या परिभ्रूण कोश कहते हैं। क्लियर? और इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि इंट्यूगमेंट, जो ओव्यूल का इंट्यूगमेंट होता है ना, वो क्या करता है, वही वास्तव में सीड कोट का निर्माण करता है। एक रिजिड या कठोर आवरण जो बीज के चारों ओर है, जिसको बीज आवरण कहते हैं या बीज का छिलका कह सकते हैं, उस सीड कोट का निर्माण किससे होता है, इंट्यूगमेंट से होता है। और
जिसमें माइक्रोपाइल एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। अब देखिए माइक्रोपाइल क्या है कि जहां पर ओव्यूल का वो हिस्सा जहां पर इंटुगमेंट अधूरे रह जाते हैं, यानी कि उस पे इंटुगमेंट का लेयर नहीं होता है, तो वो माइक्रोपाइल है। और वो माइक्रोपाइल परिपक्व जो बीज है उसमें एक छोटे से छिद्र के रूप में रह जाता है। अब उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उस छोटे से छिद्र का क्या काम है वो अगले पॉइंट में समझ सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन के समय जब बीज का अंकुरण हो रहा होता है उस समय माइक्रोपाइल से निर्मित इसी छोटे छिद्र से, जो माइक्रोपाइल से निर्मित वो छोटा छिद्र जो बच गया है, उसी छोटे छिद्र से O2 तथा H2O का प्रवेश होता है। उसी छोटे से छिद्र से जब जर्मिनेशन हो रहा होता है ना बीज का, तो उसी छोटे से छिद्र से जो माइक्रोपाइल से निर्मित हुआ है उससे ऑक्सीजन तथा जल का अंदर प्रवेश होता है बीज के अंदर। इसीलिए ये माइक्रोपाइल का शेष बचे रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। और लास्ट जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो है सीड डॉर्मेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीड डॉर्मेंसी या बीज प्रसुप्ति कह सकते हैं। बीज प्रसुप्ति होता क्या है वो समझिए। तो सीधा सा है कि ज्यों-ज्यों सीड मैच्योर होता है त्यों-त्यों उसमें जल की मात्रा घटने लगती है, यानी नमी उसमें से धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और अंततः जब परिपक्व हो जाता है बीज तो अंततः लगभग शुष्क हो जाता है वो, यानी कि जो नमी है वो बहुत ही कम बची रहती है उसमें। और इस स्थिति में क्या होता है वो समझिए। जो एम्ब्रियो है उसकी उपापचय की क्रियाएं अत्यंत धीमी पड़ जाती हैं, बहुत ही स्लो हो जाती हैं और अंततः वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। और इसी स्थिति को यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि जल की कमी या नमी की कमी हो जाने के कारण एम्ब्रियो के इनएक्टिव स्टेट में चले जाने की स्थिति को ही सीड डॉर्मेंसी या बीज प्रसुप्ति कहते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये सीड डॉर्मेंसी यानी कि बीज प्रसुप्ति आसानी से समझ में आ गया होगा। हाँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये तो रहा सीड यानी बीज। उम्मीद है सारी चीजें बहुत ही क्लियरली इसमें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रूट को यानी फल को और उसके प्रकारों को, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में फल और उसके प्रकारों के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।